ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है आगे के एजेंडे का, जिसमें बात होगी देश की सबसे बड़ी खबरों की। आज जिक्र करेंगे वंदे मातरम के 2 छंद को लेकर छिड़े सियासी द्वंद्व की। अमेरिकी राजदूत के मुंह से कश्मीर का सच सुनकर पाकिस्तान को सदमा लगा है, इसकी भी बात होगी। जेन ज़ी को लेकर कंगना रनौत और स्वामी रामदेव के बीच छिड़ी जुबानी जंग की बात होगी और साथ ही सलामी शोर से हर तरफ घनघोर तबाही की भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुरुआत कंगना के गटर वाले बयान से हुई थी। इस पर पहले बाबा रामदेव ने कंगना के खिलाफ एक इंटरव्यू में बयान दिया और अब कंगना ने रामदेव पर हमला बोला है। बाबा रामदेव पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी की। कंगना रनौत ने लिखा है कि चरित्र का पाठ मुझे मत पढ़ाइए, मेरा चरित्र आपसे बेहतर है। तो कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको याद होगा, आंदोलन के समय कंगना रनौत ने जेन ज़ी को गटर वाला बयान दिया था और इसी के बाद अब बाबा रामदेव ने जब कंगना के खिलाफ एक इंटरव्यू में बयान दिया तो कंगना रनौत ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके, स्टोरी पोस्ट करके उन्होंने ये निशाना साधा है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है दरअसल, और इस स्टोरी में पोस्ट करके उन्होंने किन बातों का जिक्र किया है ये आप देखिए। कंगना ने यह बयान बाबा रामदेव के उस बयान के जवाब में दिया है जिसमें बाबा रामदेव ये कह रहे थे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनके पहले के कारनामे कैसे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, ये कंगना रनौत के लिए बाबा रामदेव ने कहा। और उसके बाद अब देखिए, पहले आप कंगना रनौत का ये पोस्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि मेरा चरित्र आपसे बेहतर है, आप मुझे जो चरित्र का पाठ है वो मत पढ़ाइए। ये कंगना रनौत ने अब अपने इंस्टाग्राम पर ये लिखकर बाबा रामदेव पर निशाना साधा है। कोई सिर्फ अफवाहों के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ आप मत पढ़ाइए, मेरा चरित्र आपसे बेहतर है। दरअसल बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत के गटर वाले बयान पर निशाना साधा था और उसके बाद अब ये कंगना रनौत का पोस्ट आपने देखा। बाबा रामदेव ने क्या कहा था, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, कंगना रनौत के लिए उन्होंने ये सवाल उठाए थे। उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रही है। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवानों को और जेन ज़ी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। उनकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। जिसके बाद अब कंगना रनौत की तरफ से जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरी है, वो साझा की गई है। तो पहले वाला जो बयान था वो क्या था, देखिए कंगना रनौत ने जेन ज़ी को लेकर क्या कुछ कहा था। सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है, नकल करना चाहती हैं लेकिन उस आज़ादी के साथ आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना नहीं चाहती। और असल में आज़ाद महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर अपना चुनती हैं और हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। तो देखिए जेन ज़ी को कंगना ने क्या कुछ कहा था ये हम आपको बता रहे हैं। उन्हें अपने कर्मों की जो कीमत है खुद चुकानी पड़ती है। उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर कही गई थी। विवाद की शुरुआत कुछ ही दिन पहले हुई थी। दरअसल पिछले महीने ही कंगना के पोस्ट के बाद ये जो पूरा मामला सामने आया था। तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की जो सोच है वो सामने आ रही है और इसी वजह से गटर जनरेशन उन्होंने कहा था, एक नई पीढ़ी सामने आई है, मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ। इसके बाद से पूरा विवाद सामने आया, कई लोगों के सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आए और कंगना के बयान को लेकर यहाँ पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आती रही हैं। तो ये जो बयान दिया है कंगना रनौत ने, उनके बयान को केंद्रीय मंत्री और उनके दोस्त चिराग पासवान ने भी इसको लेकर एक बयान साझा किया है। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ खास बातचीत में चिराग ने कहा कि कंगना का गटर वाला बयान सही नहीं था। कंगना पर चिराग से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी देखिए। यू हैव पीपल, आपके सांसद पार्लियामेंट में कंगना रनौत जैसे, जो ये कहती हैं कि ये जेन ज़ी जो है
वो गटर लेवल के लोग हैं। और जब उनसे वापस सवाल किया गया तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ना ही क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा मैंने गलत क्या बोला, ये अपने आप को कॉकरोच कहते, कॉकरोच तो गटर में ही रहते हैं। इस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रही हैं आज की जेनजी के लिए। आपकी तो अच्छी दोस्त हैं, फ़ोन उठा के बात किया क्या आपने? देखिए, वो मैंने कितनी बात की, क्या कहा नहीं कहा, क्या समझाया नहीं समझाया, उसका मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हर व्यवस्था में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। मेरी खुद की पार्टी में मैं कितनी बार मैं ही बिगड़ता हूँ, नाराज़ होता हूँ कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसे हरकत क्यों की। मैं खुद ही कई बार परेशान होता हूँ, और ये हर जगह हर कोई होता होगा। आपके नीचे भी जितने लोग काम करते होंगे, आप भी कई बार कह रहे ये गलत कर दिया, इसको ऐसे करना था, वो करना था। इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज़ दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैं जिन पे विश्वास रख के आगे चल रहा हूँ वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। गाहे बगाहे कई ऐसे लोग आएंगे जो ऊट पटांग बातें कहेंगे, बोलेंगे। मैं खुद कितनी सांप्रदायिकता वाली भाषाएं सुनता हूं जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। सावन के महीने में कई बार कई नेता यहाँ पे मांस नहीं बिकना चाहिए तो यहाँ पे नेम प्लेट लगी होनी चाहिए कि तुम किस धर्म से आते हो। मैं नहीं इन सब चीज़ों का मैं पक्षधर हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं उस एक व्यक्ति की बात सुन के मैं पूरे सिस्टम को मैं नकारने लग जाऊँ, मैं सबसे नाराज़गी मोल ले लूँ, या मैं ये देखूँ कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, वो क्या कह रहे हैं। क्या मुझे बता दीजिए, समय समय पर जब जब जिस नेता ने कुछ ऐसी अमर्यादित या कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जो सही नहीं है, क्या उनको टोका नहीं गया? मैं अपनी पार्टी में टोकता हूं, भाजपा अपनी पार्टी में टोकती है। जब आप इतने बड़े संगठन को लेकर चलते हैं, आप हर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। और आपको लगता है ये गलत भाषा है? मैं मानता हूं ये गलत है। आप कंगना को ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। को आप ऑफ कोर्स बल्कि मैं उनकी सोच को भी मैं जानता हूं। उन्होंने सीजेपी को बोला, ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने सीजेपी को बोला, उन्होंने बोला कि अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, पर उसमें इतने बच्चे बोलते बोलते आप पूरी जनरेशन को बोल रहे हैं, ये गलत है। बट देन दिस इज व्हाट कंगना। पार्लियामेंट में आमने सामने तो हुए होंगे आप। प्रभु, वो मायने नहीं रखता। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आपने बोला उनसे कुछ, बिकॉज शी यूजुअली डू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। बट ठीक है, मतलब अब उनकी एक अपनी सोच है, उनकी राइट रॉन्ग डिबेटेबल, बट उनकी अपनी सोच रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए, जब जनरेशन जी पर कंगना रनौत ने यह बयान दिया था गटर वाला, उसके बाद से तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बयान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। चिराग पासवान ने कहा है कि गलत है, पूरी जनरेशन को आप ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन अब बाबा रामदेव वर्सेस कंगना रनौत, ये एक नया मामला सामने आ गया है। कंगना रनौत ने खुलकर इंस्टाग्राम पर बाबा रामदेव के खिलाफ कई बातों का जिक्र किया है। कहा है कि आपसे बेहतर मेरा चरित्र है। देखिए जी, आज जिस तरह से पहले कंगना रनौत का जो बयान आया और उस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा था, उसके दौरान हमारी जब कंगना रनौत से बात हुई और मैंने उनसे जब पूछा ये सवाल जेनजी को लेकर, जो उनका गटर वाला बयान आया था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, तमाम तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बोले कि ऐसी भाषा को क्या कहा जाए। उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए ये बताया कि जिस तरह से जो पूरी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, जिस तरह से कई सारे बयान सामने आए, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर बात हो, आर्म फोर्सेज को लेकर बात हो, दिल्ली पुलिस को लेकर बात हो, या फिर प्रधानमंत्री को लेकर बात हो, तमाम तरह के ऐसे बयान सामने आए जिनसे कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बयान उनको कहा जा सकता है। उसको लेकर ही उनका बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि जो चंद कुछ लोग जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ वही जेनजी नहीं है, उसके अलावा भी पूरे देश में बहुत सारे जेनजी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उसी दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे और उसके दौरान हमारे जो कई सारे एथलीट हैं वो बहुत सारे मेडल जीत के आए थे। और उसके बाद में उन्होंने तमाम लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उनकी तारीफ करते हुए कंगना रनौत ने कहा था कि ये भी जेनजी हैं और ये एक आदर्श जेनजी हैं जो देश के सामने एक मॉडल के रूप में पेश हो रहे हैं। तो ऐसे में हमको इन जेनजी की तरफ ज्यादा देखना चाहिए और जेनजी जो है हमारे भारत का भविष्य है। तो कंगना रनौत ने अपनी बात साफ करते हुए कहा था कि उनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी जो बैठे थे और जो कहीं ना कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे उसको लेकर था। उसी दौरान अब जब बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान, तो बाबा रामदेव ने उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी कर दी, तो कंगना रनौत तो लगातार उनके बेबाक बोल
बिल्कुल जारी रहते हैं। कंगना रनौत ने सीधा जवाब बाबा रामदेव को दे दिया है कि वो उनके व्यक्तिगत जीवन या उनकी जो व्यक्तिगत जो उनका पास्ट रहा है उस पर उनको न देखें, वो अपने बारे में देखें। जो सुप्रीम कोर्ट में उस पर जो केस चला, जो तमाम उनके जो दावे थे अपनी दवाइयों को लेकर, पतंजलि को लेकर, कई सारे जो बयान उनके सामने आए थे, तो इन सबको लेकर कंगना रनौत ने तीखा प्रहार बाबा रामदेव के ऊपर किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर है बाबा रामदेव को घेरा है। हालांकि इसके बाद और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है इस पर हमारी नजर आएगी। पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, हम कांग्रेस में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल बैठक हुई और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद गाने का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि उनके लिए वंदे मातरम भावनात्मक मुद्दा है, जबकि बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा यह है। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से पारित प्रस्ताव की निंदा की और इसे संविधान का अपमान बताया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो खुद को देश और संविधान से ऊपर मानती है। नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है? बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जबकि कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इस गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। आपको बता दें कि वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस की बैठक में लिए गए फैसले को ही मानेगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है, इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव। और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ मोहित जुड़ गए हैं, साथ ही पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एक समय जब वंदे मातरम अंग्रेजों की हुकूमत के समय लोगों को एकजुट करने के काम आया, लोगों को एकजुट किया, लेकिन अब वही कहीं ना कहीं राजनीतिक विभाजन का एक बड़ा कारण भी बन रहा है। वंदे मातरम की वजह से 2 धड़ों में लोग बटे हुए अब नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो कहीं ना कहीं सेकी जा रही हैं। मोहित, बिल्कुल, देखिए वंदे मातरम पर घमासान दिखाई दे रहा है। कल कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव रखा कि 2 ही छंद गाया जाएगा और 2 छंद महात्मा गांधी ने भी गाया था, बापू ने भी गाया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी गाया था, नेहरू ने भी गाया था, स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया था। जब आजादी लेनी थी, जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ कुर्बानी दी जा रही थी, उस वक्त भी वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए गए थे और अब 2014 के बाद 6 छंद नहीं गाए जाएंगे। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने अपनी लकीर खींच दी है, कुछ भी हो हम नहीं मानेंगे, 2 ही छंद गाएंगे। और इसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम जो मेंबरान थे उन्होंने अपनी मोहर लगा दी और कहा कि जो 28 अक्टूबर 1937 को प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उस बैठक में यह तय किया गया था कि 6 छंद नहीं बल्कि 2 ही छंद गाए जाएंगे और वही बात जो है अब मानी जाएगी, आगे उसको फॉलो किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वंदे मातरम पर
कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं मानती है। और आपको बता दूं कि सबसे पहले जब 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम गाया गया था और सोनिया गांधी ने उस वक्त कहा था कि नहीं 2 ही छंद गाया जाना चाहिए, 6 छंद नहीं गाया जाना चाहिए, तो उसके बाद पार्टी ने स्टैंड लिया। गोवा में भी 2 ही छंद गाए गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, तो पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 2 छंद गाए जाएंगे। और ये सर्कुलर जो है पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेज दिया गया है, पीसीसी दफ्तर में भेज दिया गया है, जिला कार्यालयों में भेज दिया गया है, ब्लॉक लेवल पे भेज दिया गया है कि जब भी वंदे मातरम गाया जाएगा 2 ही छंद गाए जाएंगे। ठीक मोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, पवन से भी सवाल करेंगे, लेकिन इसके पहले एक और खबर बता दें कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। कुछ दिन पहले ही मानसून सत्र में सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक कानून बनाया, जिसके तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने, अपमान को अपराध माना गया और पहली बार 15 अगस्त पर लाल किले से वंदे मातरम के पूरे 6 छंद भी गाए गए। लेकिन 15 अगस्त को ही कांग्रेस दफ्तर में आपने तस्वीरें देखी, वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी कुछ इशारा करती नजर आई थी और इसके बाद बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बताया और उसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया था। 2 दिन बाद 17 अगस्त को जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए, वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उनके कार्यक्रम में वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए गए, इसको लेकर भी खूब विवाद हुआ था। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, यहां पर 1937 का हवाला दिया जा रहा है कि तब बैठक हुई थी और उसके बाद जो प्रस्ताव पास किया गया था, कांग्रेस उसी प्रस्ताव को आज भी मानेगी। तर्क क्या दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और साथ ही अब बीजेपी खुलकर सामने आकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर है? देखिए, जो राजनीतिक लड़ाई है वो यहीं रुकते हुए नजर नहीं आ रही है। चूंकि आपको बता दूं विवाद क्या है। विवाद ये है कि जब ये पूरा वंदे मातरम जब 6 छंद आप गाते हैं तो उसमें जो तीसरा या चौथा छंद है उसमें कई सारे जो हिंदू के देवी देवता हैं उनसे तुलना जो है वो भारत माता की गई है। तो ऐसे तौर पर तमाम जो कई सारे जो राजनीतिक दल थे उनका मानना यह है कि कहीं ना कहीं खासकर जो ओवैसी हों या अन्य जो मुस्लिम जो स्कॉलर हों, उनका कहना यह है कि हम जो है अपने धर्म में सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा किसी और की उपासना नहीं करते। तो ऐसे में सिर्फ 2 ही छंद ठीक है, उसके आगे जो है वो उसमें क्योंकि देवी देवताओं की अर्चना और पूजा की गई है तो इसको हम नहीं गा सकते। तो उसके बाद में लगातार विवाद बढ़ता गया। अभी संसद के मानसून सत्र में जब ये बिल पास किया जा रहा था, लोकसभा में तो हंगामे के चलते बीच में ध्वनिमत से इसको पास करा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में जब चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट भी सदन से कर दिया था। उसके बाद में जब लगातार ये विवाद आगे बढ़ा, 15 अगस्त को जब ये लगातार कांग्रेस दफ्तर में गाया जा रहा था, उसके बाद में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये संविधान की कॉपी दिखाते हुए कहा कि संविधान के अंदर ही भगवान राम का चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र है, उसके अलावा गणेश जी का चित्र दिया जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर अब ध्रुवीकरण के और तुष्टीकरण जैसे जो आरोप है वो लगा रही है। इस पूरे मामले को लेकर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है इस पर नजर आएगी। फिलहाल मोहित और पवन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वंदे मातरम को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए तो वही कांग्रेस का कहना है कि उन्हें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है, वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है। हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? दुम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने, अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है। पलटते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के राष्ट्रवाद और देशभक्ति के दावों पर सीधा निशाना साधा है। नहीं जानते हो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सस्य श्याम राम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे। बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है।
वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतराम, तो हम भी तो गाते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा अपडेट, अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने बुधवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी अहम बैठक भी हुई है। बैठक के बाद सर्जियो गौर ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान जल भुन गया है। दरअसल श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा बताया, जो कि पहले से ही है, लेकिन कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत का ये बयान भारत का काफी मजबूत समर्थन माना जा रहा है। गौरतलब है कि आर्टिकल 370 हटने और हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का ये पहला कश्मीर दौरा है। Pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की कश्मीर दौरे पर दिए बयान से पाकिस्तान बौखला उठा है। सर्जियो गौर के कश्मीर वाले बयान का पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज निकालकर विरोध किया। इस्लामाबाद ने अमेरिकी राजदूत के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना ठहराया है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पाकिस्तान ने इस पूरे बयान को तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत और भ्रामक भी बताया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के खुले उल्लंघन का भी गंभीर आरोप लगाया। सर्जियो गौर के बयान के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स यानी कार्यवाहक राजदूत नताली बेकर को तलब किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर कश्मीर आते हैं, वहां घूमते घूमते वो ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और लगनी जरूरी भी थी, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। भारत के स्टेटेड पॉइंट को सालों में पहली बार इतने बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने अमेरिका के इंडोर्स किया है, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के। इससे बड़ा जिया तमाचा लग नहीं सकता था पाकिस्तान को। इसलिए बौखलाहट को उठाया हुआ ये कदम है कि अमेरिकी जो इस्लामाबाद में मौजूद डिप्टी हाई कमिश्नर चार्ज डी अफेयर्स है, उनको बुला करके उन्होंने डिमार्च, जो कि डिप्लोमेटिक टर्म होता है, सख्त आपत्ति दर्ज कराने का। लेकिन पाकिस्तान ये बात मिस कर रहा है। 24 घंटे करीब होने को आ रहे, एक दिन बीत चुका है, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कोई सफाई आई नहीं है। मुझे लगता है छटपटाहट है पाकिस्तान की कि कहीं ऐसा ना हो इंटरनेशनल स्टेज पे अमेरिका एक तरह से एक कदम आगे बढ़ा के भारत की पोजीशन को अधिकृत तौर पर इंडोर्स कर रहा हो। हालांकि अमेरिकी औपचारिक पोजीशन व्हाइट हाउस का क्या आता है, इस पर देखना ये हम लोग के लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक की जो डिप्लोमेटिक कदम है अमेरिका की तरफ से उठाया, वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, और शायद इसी वजह से डेस्परेशन में इस तरह का कदम उठाया है उन्होंने कि डीमार्च दे करके। लेकिन इससे मसले का हल नहीं निकलता है, इससे पाकिस्तान की पोजीशन कोई विंडिकेट नहीं होती है। पाकिस्तान को अभी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी ये मानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा, जैसे आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा। और मुझे लगता है कि मिर्ची इस बात की भी लगी है कि इससे 2 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई पहलगाम मसले पर, उस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस कदर एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है बैक टू बैक चोट जो पाकिस्तान को पहुंची है, उसके बाद वो इस तरह की हरकत कर रहा है जिसका कोई इंडोर्समेंट वर्ल्ड स्टेज पे उसे नहीं मिलना चाहिए। ठीक आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बौखलाहट में पाकिस्तान इस प्रकार के कदम उठा रहा है। आपको बता दें, 3 दिन पहले पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के पास से सुरक्षा के लिहाज से लगी हुई बैरिकेडिंग हटा दी। अब भारत ने भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान के अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के पास से सुरक्षा के लिहाज से जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वो हटा दी, और अब भारत ने भी वैसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की। के बीच हमेशा से ही कूटनीतिक दबाव देखने को मिला है, और इस बार कूटनीतिक दबाव की शुरुआत इस्लामाबाद से हुई है, और उसका जवाब कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो अवैध अतिक्रमण पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर हो रखा था, वो प्रशासन की तरफ से हटाया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी जो ये जो तमाम आप देख रहे हैं अवैध अतिक्रमण, इसको हटाया गया। लेकिन इसकी जो शुरुआत
है वो इस्लामाबाद से हुई थी। और ये जो अतिक्रमण हटाकर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को उसी की जवाबी भाषा में कहीं ना कहीं कार्रवाई करके दिखाया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हाल ही में जो इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, उसके बाहर इसी तरीके के जो सुरक्षा जो बैरिकेड्स लगाए गए थे और जो वहां पर काउंटर्स थे उनको कहीं ना कहीं जो है इस्लामाबाद में हटाया गया था। और अब इसी की जवाबी कार्रवाई राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर। यहां पर जो अवैध अतिक्रमण हो रखा था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से पाकिस्तान को उसी की जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं जवाब देते हुए राजधानी दिल्ली की में जो है वो सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक से। ये बेहद दर्दनाक और भीषण हादसे की खबर सामने आई है। इसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ कैमरून सीमा के पास जाम्बोई गांव में एक सोने की खदान अचानक से भरभराकर ढह गई। इस हादसे में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। स्थानीय रेड क्रॉस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मलबे से लगातार शवों को निकालने का काम चल रहा है। तमाम घायलों को नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता हैं। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के ये जो सोने की खदान है ये चलाई जा रही थी, जिसके ढहने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद जांच की जो मांग है वो की जा रही है। जांच शुरू कर दी गई है। देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। जो टीम्स हैं यहाँ पर रेस्क्यू के लिए वो भी पहुंची हुई हैं और जानकारी मिल रही है कि यहाँ से अभी भी जो शव हैं उनको लगातार निकाला जा रहा है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार इस खदान के ढहने में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी शवों का निकलना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर लोग हैं, लापता मजदूर हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि जो खदान संचालक है उसकी आपराधिक लापरवाही को लेकर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि खदान संचालक की तरफ से ये अवैध रूप से और बिना किसी नियमों के पालन के खदान चल रही थी। और जैसे एक बड़ा हिस्सा इस खदान का भरभरा कर नीचे आता है, पूरा मिट्टी और ये मलबा आप देख रहे हैं कैसे ढहता हुआ नीचे बहता हुआ आपको नजर आएगा। और बताया जा रहा है इसी मलबे के नीचे देखिए कैसे लोगों के ऊपर ये मलबा आता हुआ आपको नजर आएगा। लोग इस मलबे के नीचे दब गए। कई कर्मचारी, कई जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे वो इस खदान के नीचे दबे हुए हैं। ये तस्वीरें का फिर से देखिए कैसे बहता हुआ ये मलबा नीचे आता है, जब पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो नीचे ढह रही है, बह रही है एक तरीके से, और लोगों के ऊपर ये आ जाती है। कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 100 अभी तक आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और अभी भी कई जो कर्मचारी है, कई जो खदान में काम करने वाले मजदूर हैं वो लापता हैं। और आइए अब आपको हम दिखाने वाले हैं देश विदेश की सैलाबी प्रलय। भयंकर आया भाई। देखिए पहाड़ों पर बादल फाड़ के जो बादल हैं वो बरस रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नॉनस्टॉप बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको हम 8 तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो देश के बाढ़ बारिश के मिजाज को बताने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल से सामने आई हैं, जहां पर अचानक आए फ्लैश फ्लड से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यूपी के सोनभद्र की तस्वीरें भी आपके सामने। उफान पर आई नदी का पानी सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से तस्वीरें, जहां मंदिर हो, घाट हो, सब कुछ जलमग्न है। अयोध्या में सरयू नदी का उफान देखने को मिल रहा है। चित्रकूट में बाढ़ बारिश के बीच लाचार सिस्टम की बदहाली से तस्वीरें जो आई हैं सामने वो आप देख सकते हैं। जालौन में भी सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिया डूब जाने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं एमपी के जबलपुर में बरगी बांध में पानी का स्तर बढ़ने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है।
सैलाब का ये खौफनाक मंजर सोनभद्र के शक्तिनगर का है, जहां बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी कार पानी में समा गई। सिर्फ कार की छत नजर आ रही थी, जिस पर एक कुत्ते और उसके बच्चे ने शरण ले रखी थी। अंडरपास और उसके आसपास वाले इलाकों की तस्वीर और ज्यादा विकराल थी, जहां गाड़ियों ने जल समाधि ले रखी थी। लेकिन ये बाढ़ की विभीषिका का सिर्फ ट्रेलर मात्र था। सोनभद्र की हर गली, हर मोहल्ला सैलाब की चक्रव्यूह में कैद था। तबाही का और बर्बादी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सड़कों से होता हुआ पानी घरों में घुस गया और पार्किंग के साथ पूरे ग्राउंड फ्लोर को अपने कब्जे में ले लिया। सोनभद्र का शक्तिनगर हो या अम्बेडकर नगर का सेक्टर सी, हर जगह सैलाब की एक सी तस्वीर है। जैसे कोई बीमारी अचानक नहीं आती, वैसे ही सोनभद्र में ये आपदा अचानक नहीं आई। स्थानीय लोग इसके लिए खदान और पानी की निकासी का कोई इंतजाम न होना बता रहे हैं। क्योंकि जैसे ही पानी आया, वो अपने साथ बड़ी तादाद में मलबा भी लेकर आया, जिससे सभी नाले चौक हो गए। जिसके बाद सड़कों पर पानी का ऐसा विकराल रूप दिखा, खुद पुलिस को आकर मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर सोनभद्र के लोगों को इस आफत से राहत कब मिलेगी, क्योंकि अब संकट सिर्फ बाढ़ के पानी का नहीं है, एक बड़ा खतरा उस मलबे का भी है, जो बड़ी तादाद में पानी के साथ बहकर आया है और अब लोगों के घरों में और मोहल्लों में भर गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की तस्वीरें आपने देखी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का डिंडोरी भी सैलाबी आफत से जूझ रहा है, जहां नर्मदा नदी रौद्र रूप में आई तो नदी किनारे बसे सभी मंदिर और घाट पानी में डूब गए। रोरा नाला का जो पुल है वो भी पानी में समा गया, जिससे कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ और बारिश से खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बाढ़ मध्य प्रदेश के डिंडोरी पर कहर बनकर टूट रही है। न सड़कों का पता चल रहा है, न नदी किनारे बसे घाटों का। इस बीच एक गाय बुढ़नेर नदी के रौद्र रूप का शिकार हो गई, जो बहते हुए नदी की लहरों में फंस गई। गाय किनारे पर जाने की लगातार कोशिश कर रही थी, तभी एक ग्रामीण देवदूत बनकर आया और उसने गाय की गर्दन पकड़कर उसे लहरों के चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया। ये पूरी तस्वीर कैमरे पर कैद हो गई। लेकिन जानवर गलती कर दे ये समझ आता है, पर इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान का दुश्मन बन जाए तो क्या कहा जाए। ऐसी ही एक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब कुछ लोगों ने सैलाब से घिरी पुलिया से अपनी बाइक को पार कराने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 5 लोग बाइक को पकड़े हुए हैं और पानी तेज रफ्तार में बह रहा है। कभी भी कोई अनहोनी घट सकती है। बड़ी बात ये भी है कि ऐसे लोगों को देख दूसरे लोग भी यही गलती दोहराने लगते हैं और फिर यही हुआ। इनके बाद 2 और लोग इन लहरों को पार करते हुए नजर आए। सिर्फ डिंडोरी के ग्रामीण इलाकों में हालात भयावह नहीं है, शहर और रिहायशी इलाकों में भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुख्य नदी नर्मदा उफान पर आ गई है, जिससे नर्मदा तट पर बने सभी घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर रोरा नाला का पुल भी करीब 5 घंटे तक बाढ़ के पानी में डूबा रहा, जिससे कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। हालांकि जलस्तर कम होने के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती दिखी, लेकिन बाढ़ और बारिश के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि अगर आवश्यकता न हो तो घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें और पुल पर पार होने के बिल्कुल प्रयास न करें पानी होने पर। प्रशासन ने नर्मदा समेत सभी नदी नालों के आसपास होमगार्ड और पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है, ताकि लोग जान जोखिम में न डालें। वहीं लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो नदी और बाढ़ के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जहां थोड़ी देर पहले एकदम सूखा पड़ा हुआ था, वहां पानी के साथ मलबे की नदी बहने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। उत्तराखंड में वैली ब्रिज बहने से धारचूला का 3 सीमांत घाटियों से संपर्क टूट गया है। गांदरबल में सैलाब के प्रहार की दहशत से भर देने वाली तस्वीर, जहां कुछ देर पहले एक सूखा रास्ता था, वहां मलबे के साथ एक नदी बह रही थी जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही थी। देखते ही देखते फ्लैश फ्लड ने एक बड़ी नदी का आकार ले लिया और खेतों के बीचों बीच होते हुए बहने लगी। गनीमत रही कि फ्लैश फ्लड से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास बड़ी तादाद में मलबा जरूर भर गया, जिसे निकालकर फिर से जिंदगी शुरू करना स्थानीय लोगों के लिए चुनौती भरा होगा। जिंदगी को मुश्किल में डालने वाली एक तस्वीर पिथौरागढ़ से आई, जहां हेवी लैंडस्लाइड और बोल्डरों की चपेट में आकर एक ब्रिज बुरी तरह टूट गया और एक साथ 3 सीमांत घाटियों का संपर्क धारचूला से कट गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस ब्रिज से लोग आसानी से नदी को पार कर जाते थे, वो अब अपनी जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए पुल से गुजरने को मजबूर हैं। वैली ब्रिज टूटने से कई श्रद्धालु भी फंस गए। सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा। यह अकेला ब्रिज धारचूला को दारमा, ब्यास और चौदास घाटियों से जोड़ता था। तो बाढ़ बारिश जहां एक तरफ मुश्किलें पैदा करती है, तो वहीं वो सोए हुए सिस्टम को भी जगाने का काम करती है। क्योंकि हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक नहीं 3 ऐसी तस्वीरें हैं और तीनों अलग अलग राज्यों की है। कहीं प्रसूता को 4 पाई पर नाला पार कराना पड़ा, तो कहीं एक पुलिया एक ही बरसाती सीजन में 3 बार बह गई। तस्वीरों में प्रसूता महिला को रस्सी के सहारे 4 पाई पर लिटाकर ले जाया जा रहा है। जो लोग महिला को ले जा रहे हैं उनमें सिस्टम को लेकर गुस्सा भरा है, जिसे टीवी पर सुना नहीं सकते, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें हैं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक की, जहां एम्बुलेंस पहुंचने का रास्ता नहीं था, तो घर के लोग महिला को 4 पाई पर बिठाकर रस्सी की मदद से नाला पार कराकर अस्पताल ले गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कहने को इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन चित्रकूट के इस गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंची। जब बारिश होती है तब तो हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। बीमारी में मरीज को 4 पाई के सहारे रस्सी बांधकर इसे पार कराना पड़ता है, यानी इलाज से पहले मरीज को नाले की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिहार के गया जी में सिस्टम की बदहाली लोगों की नियति बन गई है, जहां भूतही नदी पर बनी पुलिया एक बारिशी सीजन में तीसरी बार बह गई है। 10 दिन पहले ही हिरोन पाइप के सहारे इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा तो ये पुलिया और इसमें लगे सारे तामझाम पानी में बह गए। ये पुलिया 12 गांव को आपस में जोड़ती थी, लेकिन अब इसका संपर्क टूटा हुआ है, जिसकी वजह से गांव वालों को रोजमर्रा का सामान लाने से लेकर अपने खेतों तक जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वही 2-3 दिन लगातार पानी गिरा है। हाँ, पानी गिरा बाढ़ गया सर। 8 दिन पहले बंधाना होगा। 8 दिन पहले बंधाया था इसको, हाँ। और उसके बाद ये बह गया। कितना बार बह गया? 3 बार बह गया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कई गांव वाले टूटी पुलिया के बाद भी इसे पार करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि वो टूटी हुई पुलिया से दूर रहे और अपनी जान जोखिम में न डालें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के बाद उफनती नदी ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल कर दी, क्योंकि जो एकमात्र रपटा पुल आवाजाही का रास्ता था, वो पिछले 4 दिनों से पानी में डूबा हुआ है, जिससे पूरे गांव की जिंदगी ठहर सी गई है। सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। अगर इसी तरह स्कूल छूटता रहा तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और वो दूसरे विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे। ग्रामीणों की शिकायत है कि ये समस्या हर साल बारिश के मौसम में आती है। जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है, रपटा पुल डूब जाता है और पूरे गांव को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जा नहीं पा रहा, नदी फंसा है, पानी पूरा 2 दिन हो गए ऐसे जाने जाना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखो अब छात्र बच्चे भी जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब गांव वाले स्थायी समाधान चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बारिश की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आए। लेकिन ये बदहाली सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में अचानक बारिश का पानी गौरिहार बस स्टैंड पर भर गया, जो देखते ही देखते बस स्टैंड पर बनी दुकानों में घुस गया, क्योंकि पानी की निकासी का कोई इंतजाम ही नहीं था, जिससे दुकान स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई और सारा सामान खराब हो गया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।